नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग सुनते हैं फिर से नई कहानी। जब से पुनर्विवाह की बात चली है, रामानुज की विचित्र मनस्थिति है, शादी करें या ना करें। लेकिन जब से जयश्री को देखकर आए हैं, विवाह ना करने के विचार बदलने लगे। अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी सुलभा के देहांत को। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को ना देंगी। लेकिन जयश्री की सुंदरता को देखने के बाद उनका दृढ़ निश्चय डगमगाने लगा। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। अनिर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी की सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ ही वे समझदार, सुलझे व आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूं या ना करूं। बड़ी झिझक के साथ रामानुज ने पूछा। दोबारा नहीं रामानुज, तिवारा। अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हैं? और मैं कहता हूँ कि फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारे भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है। कभी तो उसकी भी सुध लो। रामानुज खींच गए। बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आ गए। इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आओ जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। जानकी नाम था उसका। रामानुज अब यही कोई 16-17 साल के थे। पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों के बाल विवाह की परंपरा की बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते नाना कहते हुए भी जानकी से विवाह करना पड़ा। क्योंकि जानकी भी 12-13 साल की थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होने को तय हुआ। रामानुज खुश हो गए कि बाबूजी ने जानकी के नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उसे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच रामानुज के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी। बाबूजी कभी कभार जानकी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रामानुज ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब जानकी के पिता ने गौने की बात छेड़ी तो रामानुज अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वो थे ही। प्रोफेसर बनने के साथ अनपढ़ गंवार जानकी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलभा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलभा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रामानुज आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुलभा ने कभी गृहस्थी के कारभार ना संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर लगवा दिए और खुद बंद सवर कर दिन भर घर में बैठ गई। लेकिन रामानुज को कोई शिकायत नहीं रहती थी। इधर जानकी के बारे में भी कभी कभार सुनाई दे जाता था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के काम काज में व्यतीत करती थी। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रामानुज पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो बस सलीकेदार पत्नी सुलभा को पाकर मगन था। लेकिन उनकी खुशियों को शायद जानकी की आह लग गई। पिछले साल सुलभा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रामानुज अकेले हो गए। घर में 2 नौकरों के साथ 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर लोगों ने सलाह देना शुरू किया कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़ी ही बीतेगा, शादी कर लो। उन्होंने आसरा भी मिल गया और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीपक भी तो चाहिए था। और ये लोग सलाह का नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा। खैर, रामानुज दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं थे। उनके वो दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि जानकी को ही वापस बुला लिया जाए। रामानुज सोचा कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी जानकी वापस आएगी नहीं, और आए भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा कि उससे 4 दिन में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बना रह जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी जानकी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। रामानुज स्वयं नहीं बल्कि अपने नौकर को भेज दिया जानकी को लाने के लिए, सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद जानकी ना लौटे, इसलिए ऐसा हो नहीं हुआ। शाम को जब रामानुज कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। रामानुज अचंभित थे। चाय बनाओ, कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज़ सुनकर रामानुज चेते, लेकिन कुछ भी ना बोलते हुए बने। मैं जानकी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है। आवाज़ थोड़ी सख्त कर ली रामानुज ने, जैसा कि उन्होंने पूरी योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना है, तो चाय ही पी ले, थकान दूर हो जाएगी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। रामानुज दंग थे। सुलभा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास लेकर नहीं खड़ी रही, ना कभी चाय नाश्ता पूछा।
उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी जानकी चाय ले आई। रामानुज चाय पीकर तरोताजा हुए, लेकिन घर पर अधिक समय में वो नहीं बिताना चाहता था। जानकी उन्हें फंसाने के फिराक में वो और उसे मौका और नहीं देना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात तक घर लौटे तो जानकी सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लीजिए, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। पति को खाना नौकर पर उसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं है। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। रामानुज से सब कुत्ते नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने को उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी सुलभा को तो अपने बनाव श्रृंगार के से ही फुर्सत नहीं मिली थी। वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गया। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का ही बना खाना खाया था उन्होंने। और उस प्यार वो मिठास वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे, लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने। वो चाहते ही नहीं थे कि कहीं जानकी ये ना समझ बैठे कि उसका नाता जुड़ा है। वो चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना कुछ कहे ही जल्दी ही निकल गए ताकि उस प्रतिवर्ता का सामना ना हो। लेकिन एक बात वो महसूस कर रहे थे कि वो दिन भर उनके दिलो दिमाग से नहीं हटी है, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते हुए घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उसने कभी उनसे ब्याह किया था। लेकिन देर रात तक ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। और घर लौटे तो फिर जानकी प्रतीक्षारत मिली। मैंने कहा था कि तुमसे कि मेरी चौकरी की नौकरी है, घर में है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या जरूरत है? रामानुज खींच गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं बना उससे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह जानकी तो सामना होना ही था। वो चाय की ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई। रामानुज तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने। और क्या मैं आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो, हर रोज एक नए नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश करने की प्रयासरत है। ठीक है, चाय रख दो, मैं पी लूंगा। आप मुझसे नजरें चुरा कर क्यों बात करते? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी। सुबह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले, कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार रामानुज ने जानकी को नजर उठाकर देखा तो जैसा सोचकर उन्होंने जानकी का परित्याग कर दिया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सुलभा से 19 नहीं थी, ना ही उसके रहन सहन बेसलीकेदार थे। हाँ, उसने सुलभा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल रामानुज को लगा कि ये सब क्यों सोच रहा है, उन्हें क्या मतलब हो, चाहे जैसी भी हो। चाय पीकर वो नीचे उतरे तो घर में एकदम बदला बदला सा लगने लगा। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी जानकी पूजा करके उठी। रामानुज के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर जानकी हाजिर हो गई, पर रामानुज को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता हूँ और न ईश्वर में विश्वास रखता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी कोई पूजा पाठ नहीं हुई, इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी अपनी ये नौटंकी इस घर में ना चलाओ और ना इस घर में अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। रामानुज ने जानबूझकर बहुत सख्ती से ये बात कही, लेकिन जानकी के चेहरे पर इसका कोई रोष ही नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में हूँ पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। बरसों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भूल गई। रामानुज फिर अचंभित हो गए। जिस स्त्री का उसने पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया,
उस पति के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है और किस विश्वास के बल पर? शायद जानकी ने रामानुज के मन की बात पढ़ ली थी। मुझे विश्वास था कि ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला? इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी नहीं मिला कभी। नहीं, सब बकवास है। मुझे फांसने और आकर्षित करने की कुशल चाल है, इसलिए मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही 1 महीना बीत गया। रामानुज को पता ही नहीं चला, लेकिन इस दौरान वो महसूस करने लगा था कि जानकी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती थी। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वो सुलभा से तुलना करने लगते और इस तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात जानकी पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें करना, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन जानकी हर हाल में शांत बनाए रहती थी, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई उपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने से उसका कोई सपना शेष बचा ही नहीं था। लेकिन इसी बीच एक दुर्घटना हो गई। रामानुज अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ा कर उठे। ये जानकी का हाथ था। बस उन्होंने न आगे देखा न पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते हुए? अब तक जो करती आई तुम, उसे अनदेखा करता रहा मैं। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। अगर तुम मेरे शरीर पर भी अपना अधिकार जमाने की योजना बना रही हो, तो जब मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता ही नहीं हूँ तो मेरे गले क्यों पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता है कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज चाय भी नसीब नहीं होगी। रात में इतना कुछ सुनने के बाद तो कोई जानकी मुंह फुलाए बैठी होगी, लेकिन नीचे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह जानकी की मुस्कुराता हुआ चेहरा आज नजर नहीं आया उन्हें। तो वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन जानकी नजर नहीं आई। अब उन्हें लगा कि शायद रात को कुछ ज्यादा ही कह गए, इसलिए उन्हें इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़ी ही मांगूंगा। उस दिन रामानुज कॉलेज चले गए तो उनका मन पढ़ाई बनाने में बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार कर बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि जानकी से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने के हड़बड़ाहट में वो अनाप शनाप बोल गए, लेकिन आवाज थोड़ा सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरा स्क्रिप्ट पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वो घर लौटे तो रोजाना की तरह जानकी उन्हें पानी का गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उन्होंने आते ही जानकी को देखने की आदत से पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलवा भेजा है, कहा है वो जा रही हैं, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ गया। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। अच्छा तुम जाओ, एक कप चाय बना लो। गोपाल को भेजकर रामानुज फौरन पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूं तुम्हें, समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश रहोगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं इस घर को छोड़ जाऊं, इसीलिए बात बात पर मेरा अपमान करते थे, वरना इतना बुरा बोलने वाला तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था और तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर ने पति की सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए सही जो मौका दिया, उसके लिए मैं उसकी बड़ी आभारी रहूंगी। शेष जीवन इन्हीं यादों के साथ गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने के लिए कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझ में ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें प्यार पाने की इच्छा से नहीं गई थी। अपने पति का प्यार पाने की इच्छा को सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन रात में रसोई का काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयाँ लेने तुम्हारे कमरे में आई थी, ये सोचकर कि तुम्हें जगाए बिना दिन भर के थके हो, अकारण नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकिए के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने के लिए कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखने पर भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध बोध हो
सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं लगा, लेकिन आपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए जा रही हूँ। गोपाल को बुला भेजा है और उसे सारी बात समझा दी है। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। पत्र पढ़ते पढ़ते रामानुज की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब वो जानकी को वो और वनवास नहीं देंगे, और जब जानकी जैसी पत्नी को जयश्री से पुनः विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बार वो स्वयं जाएंगे जानकी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। उसे शेष जीवन में पत्नी का वो सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वो अधिकार नहीं है। आज उन्हें पहली बार जानकी की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरों का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश कर ले, लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए जानकी को ही चुना था। उन्होंने सुलभा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसीलिए ईश्वर ने सुलभा को उसके पास छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता है। लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने जयश्री के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं जानकी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुलभा से विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।